जय श्री कृष्णा। ऑनलाइन क्लासेज के अंतर्गत अपन क्लास 11th में जो हमारी कविता रामनरेश त्रिपाठी की चल रही थी, जिसका शीर्षक था पति, उसी के आगे के छंदों का आज अपन वाचन करेंगे। उसके अंतिम 3 छंद रह जाते 4 छंद। तो उनमें प्राकृतिक सौंदर्यता की बात करते हुए कवि क्या लिखते हैं? कहते हैं कि जब गंभीरतम अर्ध निशा में जग को ढक लेता है। जब गंभीरतम, तम कहते हैं अंधकार को, तम यानी अंधकार। जब गंभीरतम अर्ध निशा, निशा कहते हैं रात्रि, अर्ध यानी आधी रात। जब गंभीरतम अर्धनिशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है। जब आधी रात के समय में चारों ओर सन्नाटा छाया होता है, सब सोए हुए थे, मौन रहता है, चारों ओर धूप अंधेरा रहता है। अंतरिक्ष में उस समय चुपके से कोई आकर के तारों को छिटका देता, छिटका देना यानी फैला देता है। सस्मित वदन जगत का स्वामी, सस्मित आश्चर्य के साथ, वदन जगत का स्वामी, जगत का स्वामी कौन है? सूर्य मृदु गति से आता, मृदु यानी धीरे या मीठे भी कह दीजिए। जब आधी रात बीत जाती है, तब इस जगत का स्वामी धीरे धीरे शहने शहने मंद मंद मुस्काते हुए मृदु गति से आता है। तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। आपने आकाश में, खुले आकाश में रात्रि के समय देखा होगा कि एक रेखा की समान लाइन खींची रहती है, जिसे आकाश गंगा कहते हैं, जिसमें सैकड़ों तारे होते हैं और उसमें एक सप्तऋषि तारामंडल भी होता है। तो उस परिदृश्य को देख करके कवि ये कह रहा है कि तट पर खड़ा, किनारे पर खड़ा, गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। आया नहीं है सूर्य, अभी किनारे पर खड़ा है और उस आकाश गंगा को देख करके मधुर गीत गा रहा है। उसमें ही भी मुग्ध हो, नभ में चंद्र भी हंस देता है। उसमें ही भी मुग्ध हो, उससे ही प्रकाश को प्राप्त करके। चंद्रमा किसके प्रकाश से प्रकाशित होता है? चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को लेकर के प्रकाशित होता है। तो उसमें ही भी मुग्ध हो, नभ में चंद्र भी हंस देता है। चंदा मामा भी सूर्य की इस गतिविधि को देख करके हंसने लगता है। वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेते हैं। तो रात्रि के समय या संध्या के समय पत्ते क्या होते हैं? मुरझा जाते हैं, बंद हो जाते हैं, कपोलें उनकी बंद हो जाती है। लेकिन जैसे ही सूर्य का प्रकाश आता है, वे पुनः क्या होती है? खिलने लग जाती है। तो वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को ढक लेता है या तन को सज लेता है। जैसे सूर्य के आगमन होने प्रारंभ होता है, वृक्ष तैयार हो जाते हैं कि हमें अब ऊर्जा मिलने वाली है, तो वो भी अपने पत्तों को, अपने पुष्पों को सजा लेता है। पक्षी हर्ष संभाल न सकते, हर्ष कहते हैं प्रसन्नता को। पक्षी हर्ष संभाल न सकते, मुग्ध चहक उठते हैं। प्रातःकाल सूर्योदय के समय आपने देखा होगा, चिड़ियाएं, पक्षी चहकने लगते हैं, यानी कि वे भी सूर्य के आगमन का अपने अंदाज में, अपने तरीके से स्वागत करते हैं। वो उस समय अत्यधिक प्रसन्नचित्त होते हैं। पक्षी हर्ष संभाल न सकते, यानी कि बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। मुग्ध चहक उठते हैं, स्वतंत्र होकर के वे चहकने लगते हैं। फूल सांस लेकर सुख की सा आनंद महक उठते हैं। फूल जो मैंने बताया संध्या काल के पश्चात बंद हो जाता है, वो भी अब सांस लेकर, अंगड़ाई लेकर, जिस प्रकार हम बिस्तर छोड़ते नींद में से जागृत होने पर अंगड़ाई लेकर के, उसी प्रकार से फूल भी सांस लेकर सुख की, आनंद की, सा आनंद, आनंद के साथ, सानंद यानी आनंद के साथ। आनंद के साथ वे भी क्या करते हैं? महक उठते हैं। वन उपवन गिरी सानु कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं। कहाँ पर? वन,
वनों में, उपवनों में, सानु यानी समतल भूमि, कुंज, घने पेड़ों की जगह मेघ बरस पड़ते हैं, बादल बरसने लगते हैं। मेरा आत्म प्रलय होता है। मेरा आत्म प्रलय यानी आत्मा में उथल पुथल। प्रलय का अर्थ तो होता है विनाश एक तरह से, लेकिन यहाँ विनाश नहीं है, यहाँ प्रलय का तात्पर्य उथल पुथल। उस नैसर्गिक सौंदर्य को, उस प्राकृतिक सौंदर्य को देख करके आत्मा झंकृत होने लगती है। तो मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नीर झरते हैं, आंखों से उस खुशी के आंसू मेरे निकलने लगते हैं। नयन आंखें, नीर यानी आंसू, या नीर का अर्थ जल नहीं है, या नीर का अर्थ है आंसू। आंखों से पानी गिरना, आंखों से पानी गिरने का तात्पर्य होता है आंसू गिरना। तो मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नीर झरते हैं। पढ़ो लहर तट तरण तरु गिरी नभ किरण जलद पर प्यारी। पढ़ो, देखो, महसूस करो। कवि क्या कह रहा है? पढ़ो लहर, समुद्र की लहरों को, तट यानी किनारे को, तरण यानी तिनके को, तरु यानी वृक्ष को, गिरी यानी पर्वत को, नभ किरण जलद पर प्यारी। जलद समुद्र कि एक एक किरण जब सूर्य की समुद्र पर गिरती है तो समुद्र का समूचा वातावरण परिवर्तित होने लगता है। ये महसूस करने योग्य चीज है। तो इस चीज को पढ़ो, आभास करो, इसको हृदयंगम करो। लिखी हुई यह मधुर कहानी विश्व विमोहनहारी। विमोहनहारी, विश्व विमोहनहारी, अर्थात संसार को आनंद देने वाली। कवि कह रहा है कि लिखी हुई यह मधुर कहानी, ये मीठी कहानी, ये प्रेम कहानी धरती और समुद्र के बीच, धरती और आकाश के बीच, ये समुच्चय विश्व को आनंद देने वाली, सुख पहुंचाने वाली। कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है, कैसी मधुर यानी मीठी, मनोहर मन को हरने वाली, अच्छी लगने वाली, उज्जवल साफ सुथरी ये प्रेम कहानी। ये धरती और आकाश के मध्य की जो प्रेम कहानी बड़ी मधुर है, बड़ी उज्जवल है और बड़ी मनोहर भी है। जी में है अक्सर बन इसके, बनूं विश्व की वाणी। मन करता है इस प्रेम कहानी को देखकर, धरती और आकाश के, धरती और समुद्र के बीच, आकाश और समुद्र की जो ये प्रेम कहानी है, इस प्रेम कहानी को देख करके मन करता है, जी में आए, जी में आता है यानी मन करता है, अक्सर बन बनूं विश्व की वाणी, कि इस पे कोई कविता लिख करके मैं समूचे विश्व को बता सकूं, विश्व की वाणी मैं प्रसारित कर सकूं, ऐसा मेरे मन में आता है। क्यों आता है? कि स्थिर, पवित्र, आनंद प्रवाहित ये प्रेम कहानी कैसी है? स्थिर, चंचलता नहीं है, स्थिर धैर्यता है, पवित्र है, आनंद देने वाली है और प्रभावित, सदा शांति सुख का है। इस प्रेम कहानी में सबके लिए सुख की कामना होती है, सबके लिए सर्वमंगल की बात होती है। उठा प्रेम का राज्य परम सुख अतिशय सुंदर है। अब जो ये प्रेम कहानी है, आहा आहा भरते हुए कितना आनंद आ गया। आहा भरना कहता है अस्थिर इसके साथ कि आहा प्रेम का राज्य, ये जो प्रेम का राज्य है परम सुंदर है, बहुत ही सुंदर है, अतिशय सुंदर है। आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर है, अतिशय सुंदर है। ये जो धरती और आकाश का प्रेम का कथा है, ये बड़ी ही सुंदर है, मन को आनंद पहुंचाने वाली है। तो ये कविता आपके लिए पर आज समाप्त होती है। प्रश्न उत्तर इसके आपके पुस्तक के जो पीछे दे रखे हैं उनको आप करिएगा। नहीं कोई आए तो मेरे व्हाट्सएप के माध्यम से आप मुझे वापस पुनः पूछिएगा और उनको करके उसकी फोटो मेरे नंबर पर आप सेंड कीजिए। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।